एक बार आप बता देंगे उसमें हुआ क्या था? बस सर, हाँ बेटा बता दूँ। बस सर रिवीजन ही हुआ था ना, क्योंकि सर अब स्कूल खुल गए तो वीडियो नहीं देख पाई थी अभी मैं। नहीं, हम लोगों ने सिर्फ रिवीजन किया था रशियन रेवोल्यूशन का, क्योंकि जो राइजर B1 बैच है यस सर। उसके कुछ चैप्टर्स हुए नहीं थे, तो उनको ही हम लोग कर रहे हैं। तो A1 वालों के लिए तो ये एक्चुअली में सिर्फ रिवीजन है, यस सर। B1 वालों के लिए थोड़ा सा है। ठीक है। ओके। और सर जैसे सर जो आप क्या कह हिस्ट्री। रहे थे, आवाज नहीं आ पाई। बेटा आवाज मैं ये कह रहा था कि जो A1 वालों के लिए है ना वो एक तरीके से रिवीजन ही है। B1 वाले जो बच्चे हैं उनके ये हुए नहीं थे कुछ चैप्टर्स, तो वही फिर हम लोग दोबारा से कर रहे हैं। तो A1 वालों के लिए एज अ रिवीजन है ये। ओके सर। और सर जो हिस्ट्री में एक दो चैप्टर रह रहे हैं जो अब तक हमने एक बार भी नहीं पढ़े हैं, वो कब पढ़ेंगे? यस सर, हमारे कल 6 चैप्टर बचे हैं, 3 हिस्ट्री के और 3 चैप्टर ऐसे। कल बच्चों ने मुझे बोला था कि सर ऐसा है, जो हमारा सिलेबस है वो तो पूरा हो चुका है CBSE वाला, यस सर। NTSC सर के लिए वो कुछ पूरा हो चैप्टर्स चुका है बचते सर, हैं। जो 6 चैप्टर बचे हैं सर वो सब कटे हुए हैं। सुन तो लो बच्चा। तो जो चैप्टर्स जो NTSC के लिए आने वाले हैं, यस तो सर। वो ये हुआ कि पहले एक बार सिलेबस हो जाए B1 वालों का भी, उसके बाद हम लोग ये जो चैप्टर रह गए हैं एक बार हम लोग इसे एज अ क्रैश कोर्स या इस तरीके से एक बार हम कर लेंगे सब लोग। तो सर ठीक इन है। लोगों, मतलब B1 वालों की क्लासेस नहीं चल रही जो चलती थी पहले की तरह? नहीं, तभी तो बेटा ये मर्ज क्लासेस चल रही है जिसमें सभी लोग का एक साथ हो रहा है। सर सभी नहीं है सर, सिर्फ उनके 10 बच्चे हैं। जो भी हैं जितने भी हैं ना उनके उसी के लिए कह रहा हूँ बेटा मैं। सर हमारे टोटली 10 बच्चे हैं सर पूरे बैच में। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी B1 वाले हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको, और A1 वालों को एक साथ ही क्लासेस चल रही हैं। और मैं वही बता रहा हूँ कि A1 वालों का तो सिलेबस पूरा हो गया है CBSE का, यस है सर। ना। तो जो भी क्वेश्चंस जो भी जिनके भी रह गए हैं तो डाउट वगैरह, वो आप इस एक बार इसके थ्रू हम लोग फटाफट से कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप कर करके आप अपना आपका रिवीजन हो जाएगा, इन लोग का सिलेबस हो जाएगा B1 वालों का। ओके सर। ठीक है। यस सर। यस सर। और तो कल हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे बच्चों? रशियन रेवोल्यूशन। यस। यस सर। तो यस सर। एक सेकंड दो मेरे को, मैं जरा उसको कनेक्ट कर दूं। बच्चों दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ऑल तो यहां पर थे हम लोग, राइट? यस सर। ठीक है, तो B1 वाले बच्चे पढ़ेंगे। B1 में कौन कौन अभी आज कौन कौन है हमारे पास? यस सर जैद। Krish Verma. जैद हो गया, और क्रिश हो गया, और जय हो गया। नहीं, जय तो A1 में है। सर मैं इवन में। हाँ, और कौन है? वैभव। वैभव भी A1 में है क्या? नो सर। वैभव B1 में है। यस सर। ठीक है, तो जैद से ही शुरू करते हैं जैसे कल कर रहे थे। A1 वाले बच्चे एक्सप्लेनेशन के लिए रेडी रहे। मैं किसी से ही पूछूंगा कि आप एक्सप्लेन करें, तो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करो बेटा। जैद स्टार्ट करो। सर कहाँ से करूँ? ये पैराग्राफ जो बेटा शुरू से शुरू कर लो इसको। There was no parliament. Tsar was autocratic. Liberals campaigned against this and worked together with all other groups. In 1905, they demanded constitution. The nationalists and jihadists supported them. Since real wages rose so quickly in 1904, the number of workers rose and went on strike in St. Petersburg, demanding working of 8 hours and increase in wages. There was a procession led by Father Gapan, which reached Winter Palace and was attacked by police. Around 300 workers were killed. This incident, known as Bloody Sunday, and become to be known as 1905 Revolution. There was lack of civil liberties, and all middle-class workers demanded constituent assembly. Tsar allowed the creation of Duma, elected consultative parliament, but dismissed 1 and 2 Duma. In 3 Duma, he changed voting right, since he did not wanted any question on his authority. सो 1905 में रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। उसके समय पर क्या था, बेसिकली जो जार था वो तो ऑटोक्रेटिक था, उसके पास सारी पावर्स थी, ठीक है। तो Yes, ये sir. पूरा एक्सप्लेनेशन है। कौन A1 बैच से कौन है जो बताने की कोशिश करेगा? समय आए। सबसे पहले मनस ने जो है हैंड रेज किया था, तो हम एक बार Yes, मनस sir. को देखते हैं। ओके सर। सर ये हमें बात बताई गई है 1905 के टाइम की, जब सर सिचुएशंस अच्छे नहीं थे। सर ये बात कही गई है कि 1905 में कोई भी पार्लियामेंट नहीं था रशिया में। जार ऑटोक्रेसी थी वहाँ पे। ऑटोक्रेसी मतलब रूल बाय वन। जार जो था वो मोनार्क था और वो सारे पावर्स उसके पास थी। तो सर जो भी वहाँ पे रशिया में जो भी लिबरल्स थे वो सारे एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने कैंपेन्स करना शुरू किया ताकि वो लोग ये जो रेवोल्यूशन है उसको आगे बढ़ा पाएँ। और सर 1905 में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया कि ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। और सर इसी के साथ उनको जो भी नेशनलिस्ट थे वहाँ पे और ज़्यादातर जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे उन्होंने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। और सर 1904 में अच्छा नहीं था वहाँ के वर्कर्स के लिए। 1904 में सर जो प्राइसेस हैं गुड्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए सर। और जो वेजेस हैं, रियल वेजेस मतलब सर, रियल वेजेस मतलब वो वेजेस जिससे कोई भी जो हमारे नीड का सामान है वो हम खरीद सके। और सर वो वेजेस 20% तक घट गई। तो सर इससे रशियन के वर्कर्स की हालत बहुत अच्छे नहीं थे। और सर इसी की वजह से जो मेंबरशिप थी वर्कर्स एसोसिएशन की वो काफ़ी बढ़ने लगी, जो कि हेल्प करती थी वर्कर्स को। और सर उसी के साथ साथ उनकी एक और डिमांड थी कि सर उनके वर्किंग आवर्स बहुत बड़े थे, तो सर उनके वर्किंग आवर्स भी 8 आवर्स तक के किए जाए और उनकी वेजेस भी इंक्रीज की जाए। तो सर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कुछ दिनों बाद सर 1,10,000 वर्कर्स थे, 1,10,000 वर्कर्स, जिन्होंने उसका सपोर्ट दिखाया। और सर वो सब इकट्ठा हुए और उसके बाद सर एक फादर गैपॉन थे, उन्होंने एक प्रोसेशन मतलब सर उन्होंने एक दल इकट्ठा करके वो जो विंटर पैलेस है वहाँ पे गए। लेकिन सर वहाँ पे पुलिस ने जो वर्कर्स है उनको मार दिया। 300 वर्कर्स को सर किल किया गया। और सर इसी इवेंट को ब्लडी संडे कहा गया और लेटर इसी को हमने 1905 रेवोल्यूशन के नाम से जाना। और सर वहाँ पे सिविल लिबर्टीज नहीं थी, मतलब सर जो सिविलियंस है उधर को सर वहाँ पे उनको फ्रीडम नहीं था। तो सर जो भी लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे और जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे वो चाहते थे कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। तो सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी डिमांड की गई। और सर सिंस कि ये जो इतनी सारी डिमांड्स की जा रही थी तो सर जार को इनकी बातों को मानना पड़ा और उसने एट द एंड एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो कि ड्यूमा है उसकी फॉर्मेशन को उसने अलाउ कर दिया। और सर उसके बाद हमने देखा कि सर जो टोटल कुल मिला के सर 3 डूमा इलेक्ट की गई, 3 कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट की गई।
सबसे पहले लिबरल्स और रेडिकल्स को रखा गया, लेकिन सर जैसे कि हमें पता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों ही मोनार्की के खिलाफ थे, और सर वो जार की वर्किंग में थोड़ा इफेक्ट डाल रहे थे, इसलिए सर पहली जो डूमा थी उसको उसने 75 डेज के अंदर खत्म कर दिया, सेकेंड डूमा को उसने 3 मंथ्स के अंदर खत्म कर दिया, और सर एट द एंड में जैसे हम जानते हैं कंजर्वेटिव्स थे जिनकी सोच पुरानी थी, जो चाहते थे कि मोनार्की को रिस्पेक्ट की जाए, सर उन्होंने एट द एंड में वोटिंग राइट्स को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ जो कि कंजर्वेटिव्स है उनको उसमें वोटिंग राइट्स दी गई, ताकि वो पार्लियामेंट में रहे और वो जो जार है उसकी हेल्प कर सके, और इसमें लिबरल्स और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे सबको बाहर रखा गया। एक बहुत अच्छी चीज बेटा तुमने बोली, वो सी सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो थॉट प्रोसेस था उसका वो कंजर्वेटिव सपोर्टेड था। जार एक्चुअल में यही चाहता था कि वो अपनी ही बंदों को जो उसकी फेवर करते हैं उनको वो पार्लियामेंट में रखना चाहता था, जो उसकी कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, और इसीलिए उसने ड्यूमा 1 और 2 दोनों को डिसमिस कर दिया था। ठीक है? यस सर। और बाद में वोटिंग राइट्स उसने कंजर्वेटिव्स को ही दिए, सो दैट ही रिमेन्स इन द पावर फॉर एवर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैद के बाद किसने बोला था पढ़ने के लिए? सर क्रिश। हाँ क्रिश बेटा पढ़ो। The First World War and the Russian Empire. First World War 1914. Germany, Austria, Turkey, Central Powers. France, Britain, Russia, later Italy and Romania. In 1914, the First World War was initially popular and the people rallied around the Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in Duma, support was thin. The Tsarian Alexandra, German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. World War I placed an unbearable strain on Russia's weak government and economy, resulting in the mass shortages and hunger. Meanwhile, people turned against Tsar, whose decision to take personal control over army proved a mistake. Finally, Tsar lost control in March 1917. First World War also had a severe impact on industries and labor shortage. Anti-German sentiment rose as a result. St. Petersburg changed to Petrograd. आप कौन बताएगा? समय आए अर्नब। अर्नब, हाँ अर्नब, एक बार अर्नब से बोलते हैं फिर। चलो अर्नब ट्राई करो एक बार। सर बताऊं? यस सर। सर जो वर्ल्ड वॉर 1 था सर, जो पहला महायुद्ध था सर, ये 1914 से 1918 तक स्ट्रेच किया था, और इसमें जो मेन एक स्टार्टिंग में जो बिग कंट्री इन्वॉल्व थी वो रशिया थी, और इसलिए रशिया के ऊपर इस वॉर का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसमें जो थी ये वॉर, ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हुई थी। एक थे सर यूरोपियन अलायंसेज यानी अलाइड पावर्स जो थे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, और इसमें और इनके जो ओपोजिशन में था वो था सेंट्रल पावर्स, जिसमें जो थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था। और उल्टा बता रहे सर सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। सामने देखो ना। यस सर, यस सर, यस सर। सर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जो थे वो सेंट्रल पावर्स में थे, और जो सर रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन थे वो उनके अपोजिट में थे। एलाइज ग्रुप, सुनो, एलाइज ग्रुप हमेशा मेजरली वही रहा है जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस रहे हैं। ठीक है? और जर्मनी वाला जो ग्रुप है वो सेंट्रल पावर्स और बाद में एक्सिस ग्रुप कहलाया। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर।
So जो World War One थी, when it started, it gained very much popularity, and Tsar Nicholas II, he was being appreciated for his war techniques. But later, it was seen that his all techniques they resulted in a failure, and he also started disapproving with Duma and not listening to their suggestions. और इसकी वजह से उन्होंने एकदम से मतलब ड्यूमा जो है उससे उन्होंने कंसल्टेशन लेना बंद कर दिया था। तो ड्यूमा में जो उनके लोग थे, जिन्हें जो कंजर्वेटिव्स थे, वो भी उनको बहुत ही कम, उनमें से बहुत कम ही उनको फिर सपोर्ट करने लगे थे। और इसकी वजह से जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे, मतलब जो जर्मनी के खिलाफ जो उनके क्राउड में और उनके पब्लिक में जो सेंटिमेंट्स थे, वो इतने बढ़ गए थे, जिसका रिजल्ट देखा गया था कि एक जो उनकी सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था पेट्रोग्राड नेम में। और प्लस इसके पीछे एक और रीजन ये भी था कि जो जार था वो था रशिया का, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द जो उसके फॉलोअर्स थे या उनकी जो वाइफ थी या फिर जो हम उनके एडवाइजर्स बोले जैसे रास्पुतिन, तो ये सब जर्मन ओरिजिन के थे। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ये पड़ रहा था कि वो जर्मनी की तरफ उनका झुकाव था थोड़ा सा, और ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद जो उनका वॉर टेक्निक्स था ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पे एकदम डिफरेंट था। वेस्टर्न फ्रंट में वो ट्रेंचेस में से फाइट कर रहे थे, लेकिन वहां पे गुड वॉर लड़ रहे थे, लेकिन वहां पे जो कैजुअलिटीज थी वो बहुत ही ज्यादा थी। 1914 मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन इसमें लगा दिया, लेकिन 1914 और 1917 में 1916 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार गए। फिर 1917 तक इनके यहाँ जो है 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी। अब इन्होंने ये कहा कि मतलब जो अपोजिट नेशंस की जो आर्मीज है वो इनके टेरिटरीज के विदिन अंदर इन्वेड करने लगी थी, तो इन्होंने एक और इनकी जो खराब नीति देखी गई कि ये लोग जब वापस पीछे भाग के आ रहे थे, तो ये जितने भी इनके पास एग्रीकल्चरली मतलब प्रोडक्टिव फार्म्स थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहे थे, कि ताकि जो दूसरी आर्मी है वो यहाँ पे आए तो उसे कुछ रिसोर्सेज ना मिले और उसे वापस जाना पड़े। लेकिन ये इन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि जो फार्म्स थे इन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और लेकिन इसके बाद जो है जो सारे आर्मी वाले पर्सन थे वो मेन सिटीज में आ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी और फूड की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जो जर्मनी से जब इनका वो वॉर चल रहा था, तो एक बाल्टिक सी का एरिया है जो कि जर्मनी ही इन्फ्लुएंस करता है उस एरिया को, तो वहां से उन्होंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। प्लस जो है 1916 तक इनके यहाँ की जो रेलवे लाइंस थी वो ब्रेक होने लगी थी, जिसकी वजह से दूर के स्टेट्स में, दूर की टेरिटरीज में ये जो है रिसोर्सेज और फूड नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके बाद जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनके अंदर एक चाह नहीं बच गई थी, वो लड़ना नहीं चाहते थे। और फिर जो एबल बॉडीड मैन थे क्राउड से, उनको ये उठवा लेते थे और मतलब उनको ये आर्मी में फाइट करने के लिए ले आते थे। अब एबल बॉडीड मैन ही नहीं होंगे तो पीजेंट्स को सपोर्ट कौन करेगा, और वहां पे फिर फार्मिंग कौन करेगा, जिसकी वजह से वहां पे जो है ब्रेड और फ्लोर ये सब बहुत ही स्कार्स हो गया था। एक छोटी सी चीज इसमें आप याद रखो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया का लगभग एक जैसा ही टेक्निक रहा है युद्ध करने का, ठीक है। बस अंतर क्या था कि वहां पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो टीम था उस लोगों ने इसे हराया और ये हारते चले गए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसा ही किया था कि रशिया जब जर्मनी ने इनके खिलाफ फाइट शुरू किया तो ये लोग भी फिर से पीछे जाने लगे, जैसे उन्होंने पहली बार स्टार्ट किया था वैसे ही करने लगे। लेकिन वहां पर थोड़ा सा अंतर इसलिए आ गया क्योंकि शायद मे बी बिकॉज ऑफ देयर लक और व्हाटएवर, ठीक है। यहां पर दूसरी तरफ के फ्रंट पर फ्रांस और ब्रिटेन ने अच्छे से इसको फाइट दे रखा था जर्मनी को, और उधर रशिया को उतनी तरह से वो टैक्टिक से टेक्निकल मतलब चीजों को उसे समझ नहीं पाया वहां की, और विंटर्स ने बहुत हेल्प किया इनको रशिया को उनको रोकने के लिए। तो एक ये छोटा सा बस डिफरेंस है, बाकी और उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट हुए, ठीक है। उधर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हम याद रखेंगे कि निकोलस जार जो था उसने अपनी ही जो टीम थी उसकी बातों को सुनना बंद कर दिया, अपनी एडवाइजरी की बातों को सुनना बंद कर दिया, और कुछ ऐसे एडवाइजर्स की बातों को थोड़ा बहुत वो करने लगा जो कि ऑलरेडी जर्मन इन्फ्लुएंस जो थे, या जर्मन कंट्री से कहीं ना कहीं ओरिजिन थे उनके, और वो वहां से उससे इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि रास्पुतिन वगैरह। तो उनकी वजह से वो काफी ज्यादा
कहना चाहिए, ही कुड नॉट फाइट एट हिज बेस्ट, और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो याद रखेंगे सब लोग, कि जो लाइक द पीपल हु कुड डू थिंग्स, वो उन्होंने उठा के उनको सबको आर्मी में डाल दिया, और जब वही नहीं रहते तो एग्रीकल्चर कौन करता? तो इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया या फिर ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, और कैजुअलिटीज होती जा रही थी। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ता जाता है युद्ध के समय पर, तो प्राइसेस भी हाई हो रहे थे, तो उस वजह से सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाया जार। ठीक है, Yes, sir. Sir, I have a doubt. Yes, sir. Sir, in chapter 1, we saw that France had helped 13 American colonies to gain independence from Britain. But, sir, what had happened, or what were the situations that ultimately France had to support Britain as both of them came in the elite, the allies power? What was the situation, sir, which happened? हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज तुमने सोची बेटा, वेरी गुड। सी, होता क्या है, थिंग्स आर दैट व्हेन देयर इज एन एनिमी हु इज वेरी वेरी पावरफुल, Yes, sir. and you know it that if you do not collaborate and with other people, he is going to destroy you from the roots। ठीक है, Yes, और sir. ये आप क्लियर समझ लीजिए कि जर्मनी ने फ्रांस पर इतना ज्यादा कब्जा कर लिया था, मैंने शायद पहले आपको बताया या नहीं बताया, कि दो जो शहर थे, ठीक है, फ्रांस के पेरिस और शायद एल्सिस करके दो शहर हैं, Yes, उन sir. पे कब्जा कर लिया था। वहां के स्कूल्स में लैंग्वेज बदल दी थी, फ्रेंच पढ़ाने बंद करवा दी थी, जर्मन पढ़ाने के लिए बात करनी शुरू कर दी थी, Yes, sir. और पूरी तरह से नेस नाबूद कर देते, डिस्ट्रॉयड द एंटायर नेशनलिज्म ऑफ फ्रांस एंड एवरीथिंग। तो फ्रांस को ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी और कंट्री के साथ नहीं जुड़ा तो मैं मर जाऊंगा। और जर्मनी क्या सोचता था कि जर्मनी के लिए फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या फिर कोई और कंट्री हो, रशिया हो, उसको सिर्फ अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी। इट डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। उसको चाहिए था कि मैं पूरे यूरोप पे धीरे धीरे, और फिर शायद हो सके तो पूरे दुनिया में मैं अपना कब्जा बना लूं। ठीक है, दिस वाज द ड्रीम ऑफ जर्मन गवर्नमेंट। और उस वजह से क्या हुआ, फ्रांस को लगा कि भाई मुझे कोलैबोरेट करना पड़ेगा किसी के साथ, तो और यूरोप में इसके अलावा कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ मैं जुड़ सकता हूं? देखो, अमेरिका वाज नॉट इन द फाइट इन द बिगिनिंग, राइट? रशिया वाज इन इट्स ओन जोन। सर, ब्रिटेन उस टाइम पे सर यूरोप में थी? ब्रिटेन यूरोप में थी बेटा, तो ब्रिटेन यूरोप में कैसे हो सकती है? यूरोप, हाँ सॉरी, ब्रिटेन तो यूरोप में ही होगी, आज भी यूरोप में ही है, वो तो कहीं बदली थोड़ी जगह। सर यही तो पूछ रहा हूँ सर, जर्मनी ने ब्रिटेन पे भी कब्जा करा था। बेटा वो तो आज भी वहीं पे है ब्रिटेन, जगह थोड़ी सी। इंडिया का इतनी बार पार्टीशन हुआ है, फिर भी वो इंडिया एशिया में ही तो रहेगा ना बेटा। सर मैं ये नहीं पूछ रहा, सर मैं पूछ रहा हूँ कि जर्मनी ने जैसे फ्रांस पे कब्जा करने की कोशिश करी थी, ऐसे ब्रिटेन पे भी करा था क्या? हाँ, लड़ाई तो बिल्कुल हो रही थी, वो सब तरफ जा रहा था, वो तो सबको हराने के चक्कर में था। तभी तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रांस को लगा कि हम हार जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमारा खत्म हो जाएगा सब कुछ। सर, ब्रिटेन, जर्मनी वाली बात थी, वो तो सर सेकंड वर्ल्ड वॉर की है ना? यस सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही था बेटा। जर्मनी हमें, अच्छा एक बात तो हिटलर वाले टाइम की बात है ना सर, वो दोनों बातें हैं, वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जर्मनी इतना कमजोर कंट्री कभी भी नहीं रहा है कि कोई भी उस पर आकर के अटैक कर ले और जीत जाए। ठीक है, और जब इन लोगों ने, फ्रांस ने अटैक किया ना जर्मनी पे, वो अपनी धुन में था फ्रांस, नेपोलियन के उसमें। यस सर। तो उसने अटैक किया, तो जर्मनी ने उसको अच्छे से रिटेलिएट किया और उसे हराने लगा है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो फिर सर जो जीता था वो यूएसए की वजह से जीते थे, तो एक्चुअली कहा जाए तो फ्रांस तो हार ही रहा था जर्मनी से, लेकिन वो तो हर जगह हारा है, फर्स्ट में भी हार रहा था, सेकंड में भी हार रहे थे ये लोग। ओके, यस सर। वो देखो, मोर और लेस आप देखो, सेकंड में तो पूरा कब्जा कर लिया था करीब करीब जर्मनी के साथ। तो मोर और लेस आप देखोगे तो जबरदस्ती के युद्ध थोपे गए जर्मनी के ऊपर। हालांकि जर्मन का खुद का ये अप्रोच था, जर्मनी वाज अ कंट्री
जो कि चाहता था कि पूरे यूरोप में, ऑब्वियसली हर कंट्री चाहता है कि प्रॉस्पर हो और सभी लोग उसके एरिया में उसकी बात सुने। जैसे कि हम भी आज इंडिया वाले, हम लोग दो वी डू नॉट वांट टू इंडल्ज इनटू एनी सॉर्ट ऑफ फाइट और वॉर, बट हम भी चाहते हैं ना कि पूरे एशिया में सबसे शक्तिशाली देश कोई हो तो इंडिया हो। यस सर, Yes, sir. ऐसे पूरी वर्ल्ड और में। वो हाँ, वो तो पूरे वर्ल्ड में तो, बट लेकिन स्टार्टिंग में तो एशिया पे पहले देखना पड़ेगा ना। Yes, sir. चाइना जहां पर है, चाइना इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जापान। राइट। यस ऐसे तो जापान है, जर्मनी है, रशिया है, अमेरिका US जैसे है, फ्रांस भी हो गए अब तो। ये सब कंट्री Yes, sir. पावरफुल है ना। तो कहीं ना कहीं तो हम भी चाहते हैं ना कि इन्हीं कंट्रीज में हमारा नाम लिया जाए। यस सर, यस सर। सर हिटलर के समय पे सर फ्रांस पावरफुल कंट्री थी या नहीं? क्या चीज, क्या बोल रहे बेटा? सर हिटलर के टाइम पे सर फ्रांस पावरफुल कंट्री थी। देखो, हाँ, क्यों नहीं थी, बिल्कुल थी। सर यूएस उस टाइम पे सर इतना ही पावरफुल था क्या जितना अभी है सर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले? क्योंकि सर वो एक चीज हम समझेंगे, सुनो, एक चीज आप सब लोग ध्यान रखो कि जो आइडियोलॉजी है ना यूएस की, वो बहुत अच्छी थी शुरुआत से, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा कि वो शुरुआत में तो वो कर्जा लेते थे सबसे, बाद में उन्होंने लोगों को डेट देना शुरू कर देना शुरू कर दिया। Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है। वो डेटर और क्रेडिटर वाला याद है ना तुम लोग को? Yes, सर, sir. डेब्टर्स एंड Yes, sir. क्रेडिटर्स। तो था क्या कि यूएस का क्या लॉजिक था, उनकी जो अप्रोच थी वो कैपिटलिज्म को थी लेकर के। और कैपिटलिज्म उनका लॉजिक ये था कि उन्होंने फ्रांस से हेल्प तो ले लिया, लेकिन बदले में फ्रांस को कुछ दिया नहीं। ठीक सर है, मतलब सर कब की बात है? मतलब ये कि फ्रांस ने क्या किया था, लुई 16 जो था उसने Yes, यूके sir. से तो बदला लेना चाहा था। यस सर, दूसरा, यस सर। दिमाग में ये बात भी थी ना कि अगर मैं किसी को हेल्प करूंगा तो वो मेरी हेल्प करेगा बाद में, या कुछ मुझे सपोर्ट करेगा, या कुछ भी Yes, चीज sir. करनी। यस यस सर, सर। लेकिन यूएस ने ऐसा कुछ नहीं किया। यूएस ने अपने पे ध्यान दिया, उसने कहा ठीक है, अब हम फ्री हो गए, अब तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं, टाटा बाय बाय। आप, हमारा ये सीन है, हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, अगर आपको हमसे टर्म्स रखने हैं तो आप हमसे सामान खरीदिए, राइट। यस सर, यस या हमारी बातों को Yes, मानिए। सर इंडिया और चाइना ने भी यही किया है कि सर इंडिया तो अभी कर रहा है शायद। इंडिया तो बेटा अभी स्टार्टिंग फेज में है, इंडिया तो अभी बहुत सर स्टार्टिंग यही फेज तो में। सर ये यूएस वाला सर कैपिटलिज्म ही तो करते हैं सर, ये जो मोस्ट पावरफुल देखो, अब तो देखो, मैं आपको तुम सच बताऊं कि कोई भी कंट्री पूरी तरह से एक आइडियोलॉजी को लेकर, चाहे वो कैपिटलिज्म हो चाहे वो कम्युनिज्म हो, दोनों में से किसी को भी एक सिंगल आइडियोलॉजी को लेकर के प्रॉस्पर नहीं कर सकता। यू हैव टू थिंक लाइक अ मिक्स्ड और सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी अच्छी कंट्री हो। अगर आप इंडिया को ले लीजिए, अगर आप सिर्फ कैपिटलिस्ट की बातें सोचते रहेंगे, सिर्फ अमीरों की बात सोचते रहेंगे, तो इंडिया इज ए कंट्री जहां पर 60-70% लोग गरीबी जैसी सिचुएशन में रहते हैं। हर आदमी तो उद्योगपति नहीं है ना, हर आदमी तो बिजनेसमैन नहीं है। यस सर। आधे से ज्यादा लोग तो खेती का काम करते हैं, और बाकी के लोग जॉब्स करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, यहां वहां काम करते हैं, राइट। यस सर, यस सर। तो हमें वर्कर्स के लिए भी देखना पड़ेगा, और हमें कैपिटलिस्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उन वर्कर्स को जॉब कौन दे रहा है, वो कैपिटलिस्ट ही तो दे रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। सर हमें सारी सिचुएशन मिक्स करने का। ठीक है, यस सर। यस सर, ये एक थोड़ा सा सिनेरियो है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर जो यूटोपिया बनाने का था सर पहले, सर वो ऐसा ही तो था कि सबकी वेजेज इक्वल होने के बजाय सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वो प्राइस मिलने का। सोच तो ऐसी ही थी बेटा, लेकिन उस तरह से वो चीजें चली नहीं ना। यस सर। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? सर कैन आई रीड? कहना है Guys, you are from A1 batch. I would recommend some B1 batches students so that they can read out things, उनके दिमाग में थोड़ी चीजें ज्यादा आ जाए। कृष, तुमने पढ़ा है बेटा? Yes, sir. You're from B1 ना? Yes, sir. B1.
Weber was there from B1. Yes, sir. Start, beta. The February Revolution in Petrograd. 23rd to 27th February, 8th to 12th March. Government suspended Dumas and end of Russian Empire. No political party was active. A strike was called on Women's Day. City was divided after peasants revolted plus food shortage. In Petrograd's condition was bleak. River Neva, right bank, a workers' quarter and factories. सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए. Left bank, fashionable areas, Winter Palace and official buildings where Duma met. Due to food shortage because of World War I, felt deeply in workers' quarters, a lockout took place. A factor on right bank on 22nd February resulted in a strike. The left bank was surrounded by workers and due to lack of political organization, government imposed curfew. 25th February, government suspended Duma. Demonstrators who were dispersed by the evening of 22nd February returned back on 26th February. 27th February, police headquarters were plundered. Government again called soldiers to control the crowd, but soldiers refused to fire on demonstrators and gathered soldiers plus striking workers to form Soviet or Council. 2 March. The Tsar was abdicated, Russian Empire ended. Provisional government was formed. अच्छा, अब कौन बच्चा है जो एक्सप्लेन करेगा इसको? समय आए. हाँ बच्चा, चलो तुमने काफी दिनों से एक्सप्लेन किया, चलो पढ़ो, बताओ. सर हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें हमने ये तो देख ही लिया था कि सिर्फ फूड शॉर्टेज हो रही थी. जितने भी एबल्ड मैन थे वो कंट्री में थे नहीं, तो एग्रीकल्चर का कोई स्कोप नहीं था. सर इसकी वजह से जो गरीब लोग थे, बेसिकली हम कह सकते हैं वर्कर्स और पीजेंट, ये बहुत परेशान थे. तो अब जो यहाँ पे बात करी गई है, बेसिकली वो पहले बात करी गई है कि एक रिवर नेवा है, उसके जो राइट में है वहाँ पे वर्कर्स के क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज है, और जो उसके लेफ्ट में है वहाँ जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो पैलेस हुआ या ड्यूमा की जो ऑफिस जहाँ वो बैठते हैं वो हुए, वो उनके लेफ्ट में होते हैं. तो सर इस तरीके से ना उन्होंने एक तरीके से डिमार्केट करा हुआ है कि इधर ये लोग रहेंगे, इधर ये लोग रहेंगे. तो हमने देखा कि फूड शॉर्टेज हो ही रही थी, एबल्ड मैन थे ही नहीं, इसके उसमें ऐड करते हुए उस सीजन ठंड भी बहुत पड़ी और उसकी वजह से स्नो हुई, तो इस वजह से जो बची कुची फसल थी वो भी फ्रॉस्ट की वजह से खराब हुई. ये तो था ही, इसके साथ साथ ड्यूमा को भी रिजॉल्व करने की सोच रहा था, तो लोगों को फिर क्या हुआ, फरवरी को एक लॉकआउट हो गया फैक्ट्री. लॉकआउट का मतलब होता है जब फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो वर्कर्स को देते हैं, वही वर्कर्स को जब मना कर देते हैं काम करने से, तो लॉकआउट कहते हैं. तो जब 22 फरवरी को वो हो गया, तो अगले दिन 23 फेब को 50 फैक्ट्री जो थी वो उन्होंने एक स्ट्राइक करी. स्ट्राइक थी वो सिंपैथी वाली थी, मतलब उसमें वो किसी सामान को तोड़फोड़ नहीं करना चाहते थे, वो जाके मतलब अपना आक्रोश दिखाना चाहते थे कि ये सही नहीं हो रहा, या It was a peaceful protest. Yes sir. और सर उसी डेट को, क्योंकि उस टाइम वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए उसे वुमेन डे भी कहते हैं. अब सोचेंगे कि सर वुमेन डे तो 8 फेब को है और ये 23 फेब की बात चल रही है, तो सर अब हम नया कैलेंडर अपनाते हैं, इस वजह से वो थोड़ा डेट में चेंज आया है, लेकिन ये डेट 8 मार्च जो भी है सर, ये लेकिन है उसी टाइम का. तो सर ये इस तरीके से अगले दिन 23 फेब की बात चल रही है, ये प्रोटेस्ट करते करते कैपिटल पे पहुंच गए, जो थी नेवेस्की प्रोस्पेक्ट. बट सर उस टाइम पे जो मतलब जार निकोलस था, उसने ऑर्डर दे दिया जितने भी कैवलरी थी और जो पुलिस थे कि इन पे ध्यान रखो, और ये अगर आए तो इनको वापस भेज दो. तो 24 एंड 25 फेब को भी ऐसा ही हुआ, ये आए और वापस चले गए.
लेकिन जब संडे को 25 फेब को गवर्नमेंट ने ड्यूमा सस्पेंड कर दी, तो जो जितना भी लोगों में आक्रोश था सर, वर्कर्स में, पीजेंट्स में तो आक्रोश था ही, जो बचे थे वो थे सिर्फ जो वो लोग जो ड्यूमा में है, मतलब बेसिकली कहें तो कंजर्वेटिव्स बच रहे थे। तो जो अब कंजर्वेटिव थे उनको भी एक तरीके से पॉइंट मिल गया था कि नहीं, अब ये गलत हो रहा है, हमें इनका सपोर्ट करना होगा। तो अब पॉलिटिशियंस भी जो थे वो इसकी एक्टिविटी के अगेंस्ट हो गए। और जब 27 फेब को जो ये जो जिन्होंने ये स्ट्राइक करी थी, इन्होंने धीरे धीरे करके जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उनको रैंसैक कर लिया, जितनी भी स्ट्रीट्स थी वहां चले गए, मतलब अलग अलग तरह के स्लोगन दिखाने लग गए, किसी ने किसी तरह अपना आक्रोश दिखाया। जब गवर्नमेंट ने कैवलरी और पुलिस को ये ऑर्डर करा कि इनको रोको या इस तरीके से कुछ इनकी प्रोटेस्ट को रोका जाए, तो उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। और फिर जो सोल्जर्स थे और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, इन्होंने मिलके एक सोवियत या काउंसिल बनाई, जिसकी वजह से फिर जार निकोलस को 2 मार्च को एब्डिकेट कर दिया गया और आगे चल के इसी को ही प्रोविजनल गवर्नमेंट का नाम दिया गया। और बाद में इसी को सोवियत यूनियन के नाम से आगे बढ़ाया गया। एब्डिकेट मतलब समाप्त कर दिया गया। सर एब्डिकेट मतलब मार देना। अब तुमको कैसे समझाऊं मैं कि एब्डिकेट का मतलब क्या? चलो ठीक है सर, जैसे हमने सर जो उसमें लुई 16 को तो सर हैंग कर दिया था ना, इसमें ऐसे कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं है। हाँ देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि उसको से हटा देना, मारना तो नहीं कहेंगे, जैसे वो हटा देना, मतलब अपने उसके राजा वाला जो अपनी पदवी है उससे हटा दिया उसको। हालांकि बाद में उसके साथ वही हुआ, ठीक है। यस सर, लेकिन हाँ, इस समय पर 2 मार्च को उसे मारा नहीं गया था, लेकिन हटा दिया गया था अपने पद से। ओके सर। सर कहा जाए तो उसको रिजाइन करा दिया गया अपनी पोजीशन से, चाहे वो जबरदस्ती हटा देना। यस, ठीक है। एक तो होता है रिजाइन, तो होता है खुद से, ठीक है। आप लोगों ने हटाया था। और रिजाइन तो क्या मतलब, उसे ऐसे कोई पेपर तो साइन किया नहीं होगा, उसे बोला चलो भागो यहाँ से। यस, ठीक है। चलिए, फरवरी के बाद क्या सीन था वो कौन पढ़ना चाहेगा? B1 का कोई है बच्चा? सर अनंत तो B1 से ही था, जो चले गए बच्चा। ज्योत्सना कुमारी, जैसे मैं बोलता हूँ कि कौन पढ़ना चाहेगा, ये गायब हो जाती है। प्रथम, तुम B1 से हो बच्चा? नो सर मैं A1 से ही हूँ। A1 से ही हो तो A1 से तो बहुत लोग पहले लिख चुके हैं। B1 से और कोई नहीं है? सर कुछ कौशिक। कुछ कौशिक, हाँ वो है इस समय। यस सर। कुश, कुश और आंसर नहीं। सबसे पहले लव्य ने बोला था ना शायद पढ़ने के लिए। सर उसका मैसेज आया मेरे पास, माइक खराब है उसका। सर तो मैं पढ़ लूं। सर क्या नाम है? लव्य ने पहले बोला था बेटा प्रथम। यस सर। ओके सर। तो पहले जरा लव्य को पढ़ा दो, फिर बाकी लोग को देखते हैं। सर कैन आई स्टार्ट? Yeah. Yes, sir. After February, provisional government was elected government. Restriction on public meeting were removed. Soviets set up everywhere. Vladimir Lenin returned from yes. Vladimir Lenin. Sir Lenin, yes sir. Returned from his exile. April thesis. 3 demands of Lenin that were to be brought close, land be transferred to the peasants, and nationalization of the bank. Bolshevik Party renamed Communist Party as a repression
Repercussion, Bolshevik influence grew and provisional government power reduced. The आप ये जो व्यक्ति revolution. जिसका नाम रुको 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 जिसका नाम आप लोग सब पढ़ रहे हो ना अपने स्क्रीन पर, व्लादिमीर लेनिन, ये रशिया Yes, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा है। और अगर आप इनकी बायोग्राफी को थोड़ा पढ़ेंगे या कहीं पर अगर आपको मौका लगे देखने का, तो you'll come to know that he was one of the most, वो होते हैं ना बहरूपीय टाइप के व्यक्ति जो रूप बदल वगैरह Yes, के sir. यहाँ से भागते रहते हैं, नाम चेंज, कोई और नाम के साथ कहीं और रह रहे हैं, किसी और नाम के साथ कहीं और रह रहे हैं। yes, sir. तो ये वैसा ही व्यक्ति थे। ठीक है, मौका लगे कभी अगर खाली हो तो इनके बारे में कुछ पढ़ना। एवरीबॉडी लाइक, वो थोड़ा आपको फनी लगेगा हालांकि कुछ कुछ, लेकिन थोड़ा अच्छा भी समझ में आएगा। ठीक है, कम्युनिज्म को एक्चुअल में बेस इन्होंने ही दिया यहाँ पर देखा जाए तो। ठीक है, यस सर। चलिए कौन एक्सप्लेन करेगा? मानस, तुमको चांस मिल चुका है, रुक जाओ, बाकी लोग में देखते हैं। सर आपने मेरा नाम लिया अभी? नहीं सर जब एक बार लगा थोड़ा। सर जब एक बार कोई बच्चा समझा दे तो सर मुझे इस वाले उसमें डाउट है सर, वो बता दीजिएगा। श्योर, 100%। अर्नव तुम ट्राई करोगे? Yes, sir. चलो। Yes, sir. सर यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट तक तो सर जो लास्ट था वहां तक समझा ही दिया था। सर यहाँ पे मेन आते हैं जो है वो व्लादिमीर लेनिन, इनका नाम हमने पहले भी पढ़ा था। ये जो है ये लेटर जो है बोल्शेविक्स, मतलब जो बोल्शेविक्स ग्रुप बना था, ये सर उसे लीड करते हैं। ये एग्जाइल में थे इस टाइम तक, लेकिन जब सोवियट्स आए तो सारी लिबर्टी की बातें होने लगी, तो ये जो है एग्जाइल से बाहर आ गए। सर आते ही इनकी जो थी 3 डिमांड्स थी। ये ऐसा कह रहे थे कि जो अभी अभी हमें मतलब जार से छुटकारा मिला है, मोनार्की से छुटकारा मिला है, तो हमें इस पर नहीं रहना चाहिए, हमें एकदम से दूसरी और लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। हालांकि लोगों को इनका जो है, कई सारे लोगों को इनकी जो डिमांड्स थी वो सही नहीं लगी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी अभी तो हमें मोनार्की से छुटकारा मिला है, अभी जैसे सोवियत से वैसे हम करके देख लेते हैं। लेकिन जो है फर्दर टाइम में उन्हें इनकी बातें थोड़ी सही भी लगने लगी थी। इनकी जो 3 डिमांड्स थी वो ये थी कि सबसे पहला जो है, जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है जिसमें रशिया ने पार्ट ले रखा था, उससे रशिया को पीछे हट जाना चाहिए। सेकंड ये है कि जो जितनी भी लैंड है उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए पीजेंट्स के अमंग, क्योंकि ये उन्हीं की लैंड है। और थर्ड थी कि जो बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज कर देना चाहिए। और सर फिर जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था उसके बाद इन्होंने तो अपनी पार्टी का नेम भी चेंज कर दिया था। फिर वहां पे ये कहने को रिपब्लिक थे, लेकिन वन पार्टी सिस्टम आ गया था एक तरह से। कम्युनिस्ट पार्टी का जो अप्रोच है वैसे ही आ गया था। ठीक है, हाँ बेटा क्या पूछ रहे थे? हम पूछो आप। सर इसमें ना एक जगह ये मतलब ये लिखा हुआ था कि इन जून नियरली 500 सोवियट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो सर ये जो सोवियट्स थी, पहले इन्होंने बता दिया कि कहीं ट्रेड यूनियंस बन रही थी, कहीं फैक्ट्री की यूनियंस बन रही थी, लेकिन सर ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स क्या थी? ये बोल्शेविक पार्टी थी क्या, या जो पहले बनी थी ये वो थी? देखो, ऑल रशियन जो कांग्रेस थी, ठीक है, इसमें बेसिकली जो ये थी तो सोवियट्स की, ठीक है, यस सर, नहीं ठीक है। इन्होंने क्या किया, इट वाज एक्चुअली इवॉल्व्ड टू बिकम द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ रशिया, ठीक है। बेसिकली वो फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना चाहती थी वहां पर। तो मतलब ये वही थी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी उससे पहले जो बनी थी, ये वही थी ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। एग्जैक्टली। बट अब उसमें जो आर्मी ऑफिशियल्स और लैंड ओनर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने तो गवर्नमेंट बना ली, लेकिन जो लिबरल्स और रेडिकल्स बच गए थे वो उसी में ही रह गए। एग्जैक्टली। ओके सर, एंड ऐसे ही सर जब इन्होंने लैंड कमेटी बनाई थी सोवियत गवर्नमेंट ने, सॉरी सर उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, तो सर दिक्कत क्या थी? क्योंकि सर बाद में रिवॉल्ट होता ही है।
देखो बेसिकली क्या है कि क्लैशेस आपके तब आते हैं ना जब आप पावर में आते हैं, उससे पहले तो आप कुछ भी बातें बोलते रहते हैं ना। हाँ जब आप एक्सपीरियंस तो तभी करेंगे ना जब आपको लगेगा कि आप पावर में आ गए हैं, आपने चीजें करनी शुरू की आपके हिसाब से। जैसे कि स्टार्टिंग में तो ये लोग भी रिपब्लिक की Yes, बात sir. करते थे ना। बट लैंड कमेटी में दिक्कत क्या थी? ये किस तरीके से हैंडल करी थी लैंड? कोई भी तो बांट ही रही थी ना। नहीं, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ बेटा कि इनकी अप्रोच, भले ही स्टार्टिंग में ये लोग रिपब्लिक की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन अप्रोच जो है वो कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो वो फेयर तरीके से आप उसको नहीं कर रहे ना। रिफॉर्म कोई चीज होगी तो फेयर होनी चाहिए ना। इनको लगता था ये फेयर नहीं हो रहा है हमारे साथ, इसलिए। और सर इसमें लिखा था कि कंट्री साइड में पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स। तो ये जो यहाँ ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के ही है ना? ये किसानों और जो ये जो पीजेंट्स होते थे ना, उनके रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जो बाद में सोशलिस्ट गवर्नमेंट में जुड़ गए थे। अच्छा, मतलब बाद में जो बोल्शेविक सभी पार्टी आगे बनाएंगे उसमें जुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और सर बैंक को नेशनलाइज करने का क्या कारण था कि जिससे मनी गवर्नमेंट के अंडर आ जाए? एग्जैक्टली देखो पैसा बेसिकली क्या था, इन लोग का लॉजिक ये था कि जब तक हमारे पास पैसा रहेगा तभी हमारे पास पावर रहेगी। ठीक है, और चूंकि एक और चीज था कि करेंसी का एक इशू रहता है ज्यादातर कंट्रीज में, ये देखा है कि किसी समय पर कोई करेंसी का कहीं पर कोई वैल्यू है और कहीं पर कोई वैल्यू है। तो बैंकों को नेशनलाइज करके ये किया गया कि सब जगह करेंसी का जो रेट था वो सेम किया गया, और उसी के थ्रू वो जो चैनलाइज किया गया और मोबिलाइज किया गया मनी को, इस तरीके से चीजें की गई और कंट्रोल आया गवर्नमेंट का। ठीक है, यस। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन कई बार एनटीएससी में पूछा जाता है कि जो लेनिन है वो एग्जाइल में कहां से लौट के आए थे, क्योंकि ये 2-3 जगह रहे हैं एग्जाइल में, एक जगह नहीं रहे हैं। Yes, ठीक है, तो यहां पर एग्जाइल में अगर 1917 की बात की जाती है तो ही केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ये याद रखेंगे। यस। ठीक है, हालांकि साइबेरिया में भी गए हैं, ठीक है, और अपने यूरोप के और भी अलग अलग कंट्रीज में रहे हैं एग्जाइल में कुछ कुछ समय के लिए, लेकिन दिस टाइम ही लाइक केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ये याद रखेंगे। ठीक है, यस सर। सर सर मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि ये डिफरेंट प्लेसेस पे एग्जाइल में रहे हैं, तो ये हर जगह जाके मतलब रिवॉल्यूशन की बातें करते थे, मतलब इसकी वजह से इनको एग्जाइल में हर जगह भगाए जाते थे वहां से। देखो पता है क्या होता है बेटा, यू चेंज नेम्स, यू चेंज प्लेसेस यू लिव इन, बट यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ। लाइक यू कैन नॉट चेंज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ योर्स। ठीक है, वो तो आप नहीं चेंज कर सकते हैं, आपका जो तरीका है चीजों को सोचने का, बात करने का, वो तो आप नहीं बदल पाएंगे, वो भी खास तौर से इस एज में आकर के। बचपन में तो शायद आपके सोचने का तरीका बदला भी जा सकता है, लेकिन एक बड़े होने के बाद तो आपका सोच वैसा ही रहेगा, राइट? प्लस रिजिड हो जाते हैं ना। हाँ, रिजिड हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। यस सर, स्मॉल एज में अगर कोई आपके घर में ऐसा हो जो एक पार्टी को मतलब सपोर्ट करे, तो आप आगे जाके उसी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, सब पॉइंट्स पता हो ना हो, और कई बार पता भी होते हैं फिर भी आप उसे जबरदस्ती सपोर्ट करते हैं। यू नो दैट दीज पॉलिसीज मेड बाय दिस गवर्नमेंट आर नॉट दैट गुड और आर बैड, बट स्टिल यू सपोर्ट दैट पार्टी, राइट? यस सर, आपकी धारणा बन चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, इंडिया में अब तक का सबसे डार्केस्ट डे जो है, which was emergency implied in India, right? एक ही बार ऐसा हुआ under the leadership of इंदिरा गांधी। ठीक है, लेकिन फिर भी she is called the Iron Lady of India. Yes sir, right? तो आप ये सोचिए कि और उनकी डेथ के बाद आपको आज तक की सबसे ज्यादा सीट्स 404 या कितनी सीट्स मिली थी राजीव गांधी जी को, 404 or something, the maximum amount of seats given to the Congress party. So आप समझ सकते हैं
कि इफ यू सपोर्ट समबडी यू बिकम लाइक ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ समबडी। लाइक आपका बचपन में आपके ग्रास अपने रूट लेवल पे जो आपका बेसिक उसमें डाल दी जाती है ना कोई चीज, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, यस सर। सर कांग्रेस को सर बचपन से बहुत हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उसी को सपोर्ट करते आए थे, क्योंकि सर आजादी में सर बहुत बड़ा रोल था सर कांग्रेस का, इसलिए समझ यस सर, इसलिए समझते हैं हर लीडर बेस्ट होता है उसका और बाकी सारे नहीं होते। सर पीएम को इमरजेंसी लगाने का राइट है ना, पावर मतलब उसकी? नहीं बेटा सर अब हटा दिया ना, प्रेसिडेंट ही लगाता है इमरजेंसी। सर 3 आर्टिकल करते हैं ना, जो भी पार्लियामेंट है ना वो सजेस्ट करती है। यस सर, और सर अब सिर्फ प्रेसिडेंट 1 ईयर का ही लगा सकता है और 3 आर्टिकल ही उसे सपोर्ट करते हैं। अलग अलग मैंने आपको शायद बताया है कि नहीं बताया कि 3 डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू 3 डिफरेंट रीजंस के वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। पॉलिटिकल क्या नाम डिसकंटिन्यूएशन, या फिर इकोनॉमिक रीजंस, या फिर अटैक और नेशनल सिक्योरिटी। यस सर। सब जब आप पढ़ा रहे थे सर पावर ऑफ प्रेसिडेंट सर तब सिविक्स में। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रथम। यस सर। प्रथम। यस सर। पढ़ते बेटा, फिर बोलेगा मैंने बोला नहीं। यस सर। The Revolution of October 1917. Conflicts between provisional government and Bolsheviks grew on 16 October 1917. Lenin influenced the Soviet and Bolsheviks against government. As a result, military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leo Trotsky. 24th October 1970, Prime Minister left the city and military men seized the building of two Bolshevik newspapers. Government troops sent to protect the Winter Palace. In response, military men seized offices and arrested ministers. Finally, city was under military's control. Similarly, uprising took place in other cities. There was heavier fightings in Moscow. By December, Moscow was under Bolsheviks' control, and finally, Lenin became the leader after revolution. Date of Russian Revolution. Russian follows the Julian calendar until 1 February 1918. The country then changed to the Georgian calendar, which is followed everywhere today. The Georgian dates are 13 days ahead of the Julian dates. So by our calendar, the February Revolution took place on 12th March and the October Revolutions took place on 7th November. सर जो आर कैलेंडर है सर ये इंग्लिश कैलेंडर है ना? हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर बेटा। ओके सर। ये जिसे आप जॉर्जियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, या ग्रेगोरियन भी बोलते हैं। यस सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और यही एक रीजन है, बेसिकली क्या हुआ था कि लेनिन ने जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने पुरानी चीजें बदली, तो वहां पे क्या था, जूलियन कैलेंडर चलता था। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 25 अगस्त था। सर क्या? सर 24 जो अक्टूबर डेट था अक्टूबर रेवोल्यूशन का 25 अक्टूबर था। ठीक है। सर उसमें कितने मंथ से कितने डेज थे एक मंथ में? बेटा कैलेंडर थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डेट।
उसे ये समझने की कोशिश। सर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर यहाँ पे 12th मार्च और वो सर अगस्त अक्टूबर में पहुंच गया। मैं वो बताना चाह रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात। रशिया ने बेसिकली क्या किया था, वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता था, ठीक है। February 1, 1918 ये एक डेट है जिसमें लेनिन ने क्या किया कि जूलियन कैलेंडर को हटा करके ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि पूरा यूरोप करता था, पूरा बाकी जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जार ने क्या क्या रखा था, वो जूलियन कैलेंडर को मानता था, ठीक है। Yes. इसमें लगभग 2 महीने शायद बढ़ाए गए हैं, ठीक है। ओके सर। सर हाँ ग्रेगोरियन 13 कैलेंडर ही दिन है का ना गैप सर है ना वर्ल्ड शायद। वाइड जो कैलेंडर यूज होता है? हाँ, वो आज भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी वही है बेटा। तभी ये जो जुलाई और अगस्त जो 2 महीने है ना, ये वही है। ये सर पर सर इंडिया का एक अलग है ना कैलेंडर? वो तो यहाँ का पंचांग होता है ना, उस बेसिस पे। यस सर। ये सर वो यस सर वो मून के रोटेशन और रोटेशन के ऊपर देखते हैं हम। मून नहीं, सन। सर हमारा वाला। हमारा वाला ही बता रहा हूँ बेटा। ओके सर, तो सर ग्रेगोरियन मून पे होता है बेस्ड मतलब। देखो बेसिकली डिफरेंस जो है वो दोनों में लगभग लाइक सर एक 13 आधा डेज का परसेंट है। भी बहुत कम होता है, ठीक है। यस सर। और देखा जाए तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग 10-10 साढ़े 10 मिनट का अंतर होता है बस। यस सर। सर क्योंकि कभी आप इंडियन कैलेंडर पे अपनी बर्थ डेट देखो तो सर वो चेंज होती रहती है, अगर आप नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर पे अपनी देखो तो। हाँ, और ये बेसिकली क्या रहता है कि एक तरीके से 13 दिन का डिफरेंस बन जाता है लगभग। ओके सर। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में डेट्स कम थे और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये बढ़ते जाएंगे। तो लगभग जैसे अगर ये और 100 साल हो जाएंगे ना इस बात को, तो फिर ये 13 दिन की जगह 14 दिन हो जाएगा। तो हो सकता है वो 7 नवंबर की जगह 8 नवंबर हो सर जाए। बढ़ता क्यों है? टाइम जो है, आप देख रहे हो ना, ये हर चीज हर बार क्या होता है, एक लीप ईयर आता है ना, क्योंकि फरवरी में आप देखते होंगे 29 डेज होते हैं। यस सर। यस सर। हाँ, तो उस तरीके से उस रीजन की वजह से बढ़ता है, क्योंकि हर कैलेंडर का ना अपना एक फ्लॉज है। आप देखोगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी आप देखते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह से चलते हैं ना ये। तो उसमें आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सुनने में ऐसा लगता है कि 7 8 9 10 है ना। यस सर। सितंबर से 7 यस दिखता सर। है, अक्टूबर से 8 दिखता है, अक्टूबर, हाँ होता है ना। यस सर। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके 8 8 लेग्स होते लेग्स हैं, होते हैं। ऑक्टा। यस सर। तो अक्टूबर तो 8 होना चाहिए था, लेकिन वो 10th मंथ है। बाद में ये जुलाई और अगस्त जो थे, जूलियस सीजर और इनके नाम से वो जोड़े गए थे, जुलाई और अगस्त 2 महीने ओके अलग से। सर। इसलिए वो बढ़ करके जो 7th मंथ है वो 9th हो गया है, 10th जो मंथ है वो सॉरी 8th मंथ जो है वो 10th हो गया है, 9th मंथ है 11th हो गया, और जो 12th मंथ है वो 10th मंथ है वो 12th हो गया। सर मतलब जो हम कैलेंडर देखते हैं उसमें फरवरी रेवोल्यूशन 12 मार्च को बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, लगभग 13-14 दिन का डिफरेंस है। अभी तो हम 13 डेज ही मानेंगे, क्योंकि अभी हम जैसे ही मैंने बताया ना, ये सेंचुरी चेंज हो जाएगी जब ये 100 साल बाद ना, ये 13 से 14 डेज हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलो, कौन 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 बच्चा है जो इसे एक्सप्लेन करेगा? रुक जा मानव, वो मानस, और भी देखते हैं, किसी और से पूछते हैं। लेट मी थिंक, लेट मी फाइंड एक्चुअली।
भूमिका, जय, Yes, sir. can you try and explain? Yes, sir. All right, go ahead. Okay. सर, जैसे जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे, तो लेनिन को ये डर हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर लेगी, और इसलिए उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिए कि वो अपराइजिंग कराएंगे और अपने हाथ में लेंगे कंट्रोल। और तो उन्होंने जो आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्री में उनके सपोर्टर्स थे उन्हें भी एक साथ बुलाया। और तो उसके बाद जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राड सोवियत को परसुएड करा और उनको एग्री कराया कि सोशलिस्ट को सीज करने दी जाएगी पावर। और सर, इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी फॉर्म की गई, जिसको लियोन ट्रॉट्स्की ने हेड किया। और सर, इसको सीक्रेट रखा गया ताकि जो डेट थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ना पता चल जाए और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो जाए। तो उसके बाद 24 अक्टूबर को ये अपराइजिंग शुरू की गई और प्राइम मिनिस्टर को बाय हुक और क्रूक इसके बारे में पता चल गया था, और उन्होंने वहां पे ट्रूप्स भेज दिए थे अपनी सिटीज में। और सर, सुबह होते होते जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास लॉयल मिलिट्री मैन थे, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को सीज कर दिया था। सर, देन उसके बाद जो टेलीग्राम और टेलीग्राफ ऑफिसेस थे उनको भी गवर्नमेंट ट्रूप्स ने सीज करा था ताकि वो कम्युनिकेट ना कर सकें रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी पार्टी, सॉरी सर, कमेटी। तो उसके बाद इसके रिस्पांस में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने उसके सपोर्टर्स को ऑर्डर कर दिया था कि वो जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनको सीज कर ले और जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर ले। तो उसी दिन शाम को अरोरा शिप ने शेल करा विंटर पैलेस को, और सर उसके बाद अदर शिप्स भी आई, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स को भी सीज करा उसी दिन। फिर रात होते होते सर जो कमेटी के कंट्रोल में था पूरी सारी सिटी। सर उसके बाद एक मीटिंग हेल्ड की गई, उसमें ज्यादातर मेजॉरिटी ने ये कहा कि मेजॉरिटी सोवियट्स ने ये कहा कि जो बोल्शेविक एक्शन था वो सही था। तो इसके बाद भी अपराइजिंग हुई कुछ सिटीज में, और स्पेशली मॉस्को में बहुत सारी फाइटिंग हुई, लेकिन दिसंबर आते आते उन्होंने सब कंट्रोल कर लिया। सर, जो शिप अरोरा थी, मतलब वो कोई शिप थी जिसका नाम अरोरा था और उसने विंटर पैलेस पे गई थी और उसे कब्जा कर लिया था। हाँ, इट हैड, वो शिप ऐसा नहीं कि खुद गई थी, लोग लेकर के गए थे। ठीक है सर, विंटर पैलेस पानी में था क्या? रिवर नेवा कर सकती है सर, लेफ्ट बैंक पे था रिवर नेवा के। हाँ हाँ हाँ, नेवा जो रिवर थी उसके नाइवा जो भी नाम है उसका, जैसे भी से प्रोनाउंस करते हैं, और उसके लेफ्ट बैंक पे था। यस सर, लेफ्ट बैंक पे था। एक चीज और याद रखेंगे कि मैं जैसा बता रहा था ये कैलेंडर वाली बात, तो पहले रशिया ने स्टार्टिंग में रोमन कैलेंडर यूज करते थे ये लोग। ठीक है, और 300 एंड समथिंग डेज होते थे इसमें। ठीक है, और ये बाद में जूलियस सीजर ने अटैक किया था अलग अलग कंट्रीज पे, और जब वो वहां से जीत के आया तो उसने क्या कहते हैं, अपना कैलेंडर बना दिया। हाँ, अपने नाम से कैलेंडर बना दिया। ठीक है, ओके सर। और बाद में ऐसा भी मतलब इजिप्ट वगैरह की तरफ वो गया था, वहां से वो जीता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ भी ऐसा ही था कि उसमें क्या हुआ कि डेट्स बढ़ती गई, तो लास्ट में देखा उन्होंने वो एक एक दिन वो प्रॉपर उनके जो वहां पे त्योहार वगैरह होते थे उस पर भी वो सही नहीं बैठ पा रहा था। तो लगभग जब 10-12 दिन का अंतर आ गया ना, तब इनको लगा कि भाई ये हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने बताया हर सेंचुरी, नई सेंचुरी में लगभग 100 फॉर एग्जैक्ट लाइक 128 ईयर्स के आसपास एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट।
तो उस वजह से उन्होंने पूरा ये चेंज कर दिया और नया जो वहां का जो पोप थे ग्रेगरी द 13वें ग्रेगरी थे, उनके नाम की वजह से ये ग्रेगरियन कैलेंडर कहलाता है, क्योंकि उन्होंने उसे लॉन्च किया था। ठीक है, ओके सर। ये थोड़ा सा समझना है बच्चों ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वॉट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेगा? सर कोई भी पढ़ सकता है बी बैच वालों में से? नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, ए बैच में भी पढ़ समय आए। समय आए। देख, पहले इस बच्ची ने बोला था और क्वेश्चन पहले उसने पूछा था, तो मैं उसे पहले चांस दूंगा, फिर तेरा चांस है कृष्णा। ठीक है, ओके सर। What changed after October? Changes. Okay, sir. Changes. Bolsheviks totally opposed to private property. Private property. Industries and banks were nationalized. Land was declared as social property. Old titles of aristocracy were banned. New uniforms for army and officials. Peasants were allowed to take land from nobles. Elections in 1918 which rejected Bolsheviks. The Civil War. सर इसको अभी कोई समझाएगा? ये तो बेसिक बातें हैं कि क्या क्या चेंजेस थे। ठीक है, तो वो बॉल्शेविक्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की बात की गई। लैंड्स को बोला गया कि ये सोशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी की जो टाइटल्स वगैरह थे वो सब बंद कर दिए गए, बैन कर दिया गया। आर्मीज वगैरह के लिए और जो ऑफिशियल्स थे उनके लिए नई यूनिफॉर्म्स लाई गई। पीजेंट्स को बोला है कि आप अपनी नोबेलिटी से जो अपने जो किंग के उनकी जो लैंड्स हैं उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, और इलेक्शन इन 1980 ये बोल्शेविक्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, ओके सर, एरिस्टोक्रेसी और सर ऑटोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज है। अच्छा, द सिविल वॉर. Reasons of civil war in Russia 1980 to 1921. First, Bolsheviks had enemies which united against Bolsheviks, like social revolutionaries, which were Greens, pro-Tsarists, which were white, pro-government army officers, because Lenin made peace with Germany, nobles, their lands were taken by peasants. Second, Russia dropped out in the World War I, so France, Britain, America were angry. Also, these three powers were in threat of Bolsheviks' world revolution. But peasants, non-Russian nationalists, and Zadarists helped Lenin, and as a result, he gained success in 1920 despite of opposition. In 1922, Bolsheviks created USSR, Soviet Union, and non-Russian nationalists were given political autonomy. सर जो यूएसएसआर थी वो मतलब बोल्शेविक्स पार्टी का ही दूसरा नाम था। वो एक तरीके से सोवियत उन्होंने नाम दे दिया। हाँ, मतलब ऐसे समझो कि अभी तक एक पार्टी थी, उन्होंने उस पार्टी को ही गवर्नमेंट का नाम दे दिया और उसने पूरे कंट्री को यूएसएसआर के नाम से उसमें जाने लगा। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, ये दो एनिमीज इसमें दिखाए गए हैं। एक तो इनर एनिमीज हैं जो उसी कंट्री में रहने वाले लोग थे, और दूसरे वो एनिमीज हैं जो बाहर के कंट्री थे। ठीक है, यस सर। तो जैसे ग्रीन्स हो गए जो बेसिकली सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, या व्हाइट हो गए जो जार को सपोर्ट करते थे, जो ऑटोक्रेसी की बात करते थे, जो मोनार्की की बात करते थे। यस सर। ठीक है, गवर्नमेंट के इन्होंने किस बात पे पीस करी थी, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो पीस वाला, मतलब क्या बात थी वो? इन्होंने रशियंस ने या रशिया ने किसके साथ? जर्मनी के साथ। लिखा है ना पीस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था ब्रेस्ट लिटोविस्क पे, और फिर इसकी वजह से जो वो थे
सोल्जर्स वो नाराज हो गए थे। देखो बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 में जो ये हुआ था समझौता, उससे वो बेसिकली क्या था, वो जर्मनी को उन्होंने दबा दिया। लेकिन उससे पहले लेनिन ने क्या किया कि पहले ही अपने कंट्री, चूंकि ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 में उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे थे ना चीजों को फेस, जार के साथ भी प्रॉब्लम यही थी, तो इन्होंने भी वही चीज की। तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ ये समझौता कर लिया कि आप हमारे कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे कि हम लोग आर्मी वाले लोगों को उन्होंने हटा करके वापस वो एग्रीकल्चर पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लैंड रिफॉर्म्स की बात की। तो आर्मी ऑफिसर्स को ये लगा कि भाई ये लोग तो युद्ध करने नहीं चाहते, ये तो हार झेल करके बैठना चाहते हैं, ये बात थी। एक नेशनलिस्ट अप्रोच है ना स्टार्टिंग में, भाई कम्युनिस्ट की अप्रोच थोड़ी सी ये है ना कि हमारा देश के लोग और हमारी रेस्पेक्ट और ये सब चीजें, तो उनके दिमाग में थी कि लेनिन ने ऐसा किया कि भाई ये जाकर के जर्मनी के साथ मिल गया, जबकि वो कंट्री ने हमको इतना समय तक परेशान किया है, राइट? तो आर्मी ऑफिसर्स उसके अगेंस्ट थे, नोबेल्स ऑब्वियसली अगेंस्ट हो गए क्योंकि उनकी जमीनें ले ली पीजेंट्स ने, तो वो ही परेशान हो गए। यस सर। पर सर अगर देखा जाए तो सर ये कहीं ना कहीं मतलब इसने दिमाग तो सही लगाया था ना, जब कोई चीज हमसे ज्यादा पावर। देखो मैं एक्चुअल में बताता हूँ कि रशिया को एक समय पर पावरफुल कंट्री बनाने वाला लेनिन ही था। उसी ने एक अच्छी फाउंडेशन दी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की बात की, उसने लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से किए चीजों के, उसने फैक्ट्रीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, तभी तो वो दोबारा भी जीता ना। यस सर, है ना, जबकि उसके खिलाफ इतने सारे लोग थे, आप देखो, फिर भी वो जीत गया, तो कहीं ना कहीं उसने अच्छा किया होगा ना। यस सर, दिमाग में। यस सर। ओके सर, ठीक है। और फिर 1922 में ये जो अपना बोल्शेविक्स थे, इन्होंने यूएसएसआर को फाउंड किया और एक तरीके से क्रिएट किया, और उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी, क्या कहते हैं, नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो लोग थे उनको पॉलिटिकल नेशनलिस्ट जो थे उनको पहले मारा ही क्यों था, जब वो पहले से ही इन्हीं की साइड थे? इनके दिमाग में ये बात थी ना कि ये लोग रशियन ही नहीं है। ओके सर, ठीक है। यस सर। नाउ मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी। कौन पढ़ना चाहेगा? समय है। हाँ कृष्णा, चलो पढ़ दो। वैसे अभी इस बच्ची को पढ़ने दे क्योंकि इसने भी थोड़ा पढ़ा है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ तुम कर लेना कृष्णा, ठीक है? ओके सर। तुम बेटा कंटिन्यू करो। Okay, sir. Making a socialist society. After civil war, centralized planning was introduced and assessment of economy was done and set targets for 5-year plans. Centralized planning led to economic growth. Industrial production increased by 100%. New factory cities were established. Schooling system and universities developed. Creches were established in factories for children or women workers. Cheap public health care was provided. But poor working condition observed and effects was uneven since resources were unlimited. Sir, resources were unlimited or limited? Limited, ये गलत हो गया है, मिस्टाइप है। Okay, sir. ओके, तो कौन बताएगा? नारायण? सर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का क्या मतलब होता है, मतलब स्पेसिफिक वर्ड वाइज? अभी बताऊंगा, पहले कोई बच्चा है वो उससे पूछते ले। अर्नव, यस सर, गो है। सर आपने मुझे बताने के लिए कहा है? हाँ जी। यस सर। सर मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सर इसमें जो ये बताया गया है कि मेनली जो है रशिया को इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया गया था, और इसके लिए जो इन्होंने एक मेन चीज करी है वो है 5-year प्लान्स, और यहीं से कहीं से जो है हमारी कंट्री ने भी ये 5-year प्लान्स वाला सिस्टम अपने इस गवर्नमेंट स्टाइल में इंक्लूड किया है।
कि 5 ईयर के लिए जो है प्लान्स इंट्रोड्यूस किए जाते थे और फिर अगले 5 ईयर्स में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करी जाती थी। जो पहले 2 प्लान्स जो थे यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए और उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए थे, और बाकी प्लान्स जो थे फिर वो ग्रोथ जितनी हो गई थी उसको स्टेबल रखने के लिए थे। और सर इस दौरान जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जैसे कि जो ऑयल है, कोल है, या फिर जो स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं आयरन फैक्ट्रीज में, तो ये इसका प्रोडक्शन जो था वो 100% तक पहुंच गया था और इकोनॉमिकली देखें तो ये बहुत ही स्ट्रांग बनते जा रहे थे। लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन अभी भी पुअर थी, क्योंकि उनके पास सैनिटाइजेशन एंड लिविंग फैसिलिटीज नहीं थे, वो उतना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इवन वो छोटी जो जरूरतें थी उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे एक वर्किंग प्लेस का नाम दिया गया है मैग्नेटोरोस, जहाँ पे एक स्टील प्लांट जो था वो उसका जो वर्क है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 इयर्स में होता, जिसमें पहले ही ईयर में 550 बार उसमें स्टॉपेजेस आ गई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है इनका जो व्यू था वो एकदम से कैपिटलिस्ट टाइप हो गया था, और ये एक सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, और ये मतलब सबको साथ लेके जो चलने का इन्होंने अपना बेसिक आइडियोलॉजी बताया था उसको ये फॉलो नहीं कर रहे थे। फॉलो कर नहीं रहे थे, या फिर कहना चाहिए कि कर नहीं पा रहे थे। यस सर। ठीक है, देखो अभी तक इन लोग की अप्रोच ये थी कि सब लोग मिल करके रहेंगे, सब लोग के पास इक्वल अमाउंट ऑफ जमीन या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ रिचेज रहेंगी, और सब लोग एक तरीके से जिएंगे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई सोसाइटी में भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पर हुआ क्या था कि इससे पहले ये देखो वर्ल्ड वॉर जैसी चीज से निकल के आना, सिविल वॉर जैसी चीज से निकल के आना, उसके बाद आपको इकोनॉमिक चीजें तो हेल्प चाहिए ना, पैसा तो चाहिएगा ना चीजों को रन करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ये एक 5 ईयर प्लान टाइप की चीजें इंट्रोड्यूस की, जिसको सेंट्रलाइज प्लानिंग की तरह से इन्होंने बोला। सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है कि उसका फोकस होता है, सेंटर होता है, और सेंटर क्या चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या किया, एक टारगेट सेट कर दिया कि 5 साल में हम लोग देखेंगे कि हमें ये चीज अचीव करनी है। जैसे वो इंडिया में भी आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली क्या था कि इन्होंने क्या किया कि वहां पर नई नई चीजें सुसाइड एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने नई फैक्ट्री सिटीज बनाने की कोशिश की गई, विमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई। ठीक है, यूनिवर्सिटीज वगैरह वहां पर बनाई, क्रेचेस बनाए, जिसमें बच्चों को वो छोड़ करके जाके काम कर सकती थी, इंडिपेंडेंस हो सकती थी। ठीक है, तो जैसा जैसा हमारे यहाँ इंडिया में यूनाइटेड फैमिली का एक सिस्टम है, वैसा वहां पर नहीं था, राइट। तो वहां पर वो क्रिचेस वगैरह की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने वो फैक्ट्री साइड के पास में क्रिचेस बना दिए जहां पर अपने बच्चों को ले जाकर वो छोड़ सकते थे। ठीक है, हेल्थ केयर वगैरह वहां पर काफी सस्ते में देना जाना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें उतनी अच्छे से वहां पर नहीं हो पाई थी। ठीक है, ये एक चीज है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी याद रखेंगे कि चूंकि इनकी अप्रोच कम्युनिस्ट थी, फिर भी इनको कैपिटलिस्ट अप्रोच मानना पड़ा, क्योंकि पैसा इस अप्रोच से नहीं बन सकता, राइट। कोई भी फैक्ट्री अगर आप लगाओ भाई, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। आपको टैक्सेस किस पे लगा सकते हो, आप इंडिविजुअल पे टैक्स लगाओगे तो बहुत कम टैक्स लगाना पड़ेगा। आप देखते हो कि हम इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हमें इनकम टैक्स से बहुत कम इनकम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बहुत कम, राइट। लगभग टोटल एक्सपेंडिचर का 2-2.5% तक बस। यस सर, और उसमें खर्चा भी बहुत होता है, राइट। उसको भाई ऑब्वियसली आपको मैनेज करना है, आपको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसमें लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, वो लोग जो भी चीजें होती हैं वो सारा कुछ होगा, राइट। तो खर्चा भी है साथ के साथ, और इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। तो आप उस पर डिपेंड रह ही नहीं सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, आपको और बहुत सारी चीजें सेसेस करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे नए नए। तो वो आप कब लगा सकते हो, जो अच्छा, जो आपको ज्यादा पैसे कौन देगा, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वही तो देगा ना। यस सर। और वो तभी बन सकता है जब आप फैक्ट्रीज का कोई मालिक हो या फिर इस तरह की कोई चीजें हो, राइट। राजा तो है नहीं, राजा तो रहा नहीं जिसके पास पैसे हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं जिनके पास पैसे होंगे। और इंडस्ट्री अगर आप अब कंट्रीज को सर वर्ल्ड बैंक देता है ना सर लोन वोन।
लोन, हाँ लोन वर्ल्ड बैंक से भी ले सकते हैं और दूसरे कंट्रीज से भी ले सकते हैं। अगर वो आपके उनके टर्म्स अच्छे हैं और वो देना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे इंडिया ने अभी बहुत सारे कंट्रीज को लोन देना शुरू किया है, जैसे और पहले इंडिया चाइना भी अच्छा मतलब खासा लोन दे इंडिया रहा है। देती थी पर अब देना शुरू किया लोन। हाँ, और चाइना भी अच्छा खासा लोन दे रहा है बहुत सारे कंट्रीज को। और कहना चाहिए यूएस तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लोन देता ही हुआ आया है, उसकी तो इमेज ही ऐसी हो गई है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस सर। चलिए तो कौन पढ़ेगा? मैं सर कैन आई लव्य? लव्य बेटा पहले कृष्णा को पढ़ लेने दो, फिर तुम पढ़ो, ठीक है? ओके सर। चलो कृष्णा। Stalinism and collectivization. Since early planned economy was not appropriate and led to collectivization of agriculture and shortage of food supplies. Stalin, after death of Lenin, introduced emergency measures. Speculations to be stopped. 1928 supervision of kulaks, well-to-do peasants, farm cultivation and modernization. For modernization farms, kulaks to be eliminated in order to establish state-controlled farms. 1929 collective farms kolkhozs became more prominent. Profit of kolkhoz was shared. Those who resisted collectivization were severely punished. Stalin government allowed some independent cultivation, but they were treated unsympathetically. At last, collectivization also was not able to increase the production. सही है क्या लिखा है? Severe measures. Okay sir. Severe measures were taken for those who criticized socialism. चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा पढ़िए। हाँ बोलो। जो अच्छा खासा कर रहे थे उनको वेल टू डू पीजेंट्स कहते हैं। हाँ, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी। ओके सर। कौन एक्सप्लेन करेगा? मानस? यस सर। चलो ट्राई करो। यस सर। सर हमने देखा कि सर जब लेनिन की डेथ हुई तो सर उसके बाद स्टेलिन ने सर जो पार्टी है उसकी कमान संभाल ली। सर 1927-1928 के टाइम पे सर ये आए थे, और सर जब ये आए तब इन्होंने देखा सर जो प्रोडक्शन थी, सर क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो थी वो अच्छी स्थिति में नहीं थी सर, वो मतलब वहाँ पे अच्छी जगह नहीं थी। तो सर व्हाट ही डिड वाज, सर उसने सोचा कि ये लो प्रोडक्शन का सर उसने कॉज निकालने की कोशिश की। सर उसने ये सोचा कि सर लो प्रोडक्शन का कॉज क्या हो सकता है। उसके दिमाग में सर ये आया कि सर जो रिच फार्मर्स हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है सर, उन्होंने तो नहीं कहीं लैंड को कहीं जो क्रॉप्स है उसको इकट्ठा कर लिया। तो सर सबसे पहले सर जो भी बड़े फार्मर्स थे, वेल टू डू पीजेंट्स, जो कुलक्स थे सर, उनके ऊपर उनको सुपरवाइज किया गया सर। उनकी मतलब उनकी छानबीन की गई, उनके फार्म्स की, उनके जो उनके वहाँ पे जो भी जितने भी क्रॉप्स है सबको आइडेंटिफाई किया गया कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन सर उससे उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। तो सर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हमारा रीज़न क्या होगा कि हम अच्छी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो सर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सर जिस मेन आइडियोलॉजी से ये लेनिन की गवर्नमेंट आई थी वो उसी से भटक रही है सर। सर वो सोशलिस्ट के आइडिया से आई थी, लेकिन सर एट द एंड उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये जो लो प्रोड्यूस का कॉस्ट, जो ये लो प्रोड्यूस होने का जो रीज़न है ये है कि जो फार्मर्स है
जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड छोटा है और फार्मर्स के पास लैंड छोटा है, तो सर उस छोटे लैंड में सर हेवी इक्विपमेंट्स का यूज करना इजी नहीं है। तो सर उन्होंने क्या किया, सर बड़े बड़े फार्मर्स और छोटे छोटे फार्मर्स है, सबका लैंड इकट्ठा किया और एक लैंड बनाया जिसको हम कोलखोज कहते हैं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं द कलेक्टिवाइज फार्म्स। सर इनको बनाया गया। सर इनके बनते ही सर वो अपने बेसिक आइडिया से ही हट गए, वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट की तरफ फॉर्म होने लगे। और सर इसके बाद हमने एक चीज और भी देखी, सर जिन्होंने रेजिस्ट किया ऐसे, सर जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को शो करने के लिए अपने लाइफ स्टॉक को मारा, जिनका नंबर 1929 से 1931 के बीच 1/3 से रिड्यूस हो गया था, उनको बहुत सीवियरली पनिश किया जाता था। कुछ को डिपोर्ट कर दिया जाता था, कुछ को एग्जाइल किया कर जाता था, देश से बाहर देश निकाला दे दिया जाता था। और सर बहुत मतलब बहुत हार्शली इनको ट्रीट किया जाता था और ये लोग अपने मेन आइडिया से भटक चुके थे सर। और इसके बाद हमने देखा, लेकिन सर इससे भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा। और सर 1930 से 1933 के बीच एक मेजर डिवास्टेटिंग ड्रॉट आया जिसने 4 मिलियन लोगों को मार दिया। और उसके बाद सर हमने ये देखा कि इसके खुद के पार्टी के मेंबर्स ही कंफ्यूज हो गए थे कि ये किस बेसिस पर इस चैलियन की गवर्नमेंट ये अपनी गवर्नमेंट चला रही है। सर जैसे हमने देखा वो सोशलिस्ट आई थी, वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगी। तो सर जो भी उसको क्रिटिसाइज करते थे सर, जो भी करते थे सर, उनको पकड़ा जाता था और सर उनके खिलाफ केस लगाए जाते थे। सर 1939 तक ओवर 2 मिलियन प्रिजनर्स सर इकट्ठा कर लिए गए थे, जो भी इनको वो सपोर्ट नहीं करते थे। और सर इनमें से बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट था। और सर लेकिन इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था इनके खिलाफ। और सर ये अपने बेसिक आइडिया से हट चुके थे। एक चीज को बच्चों यहाँ पे समझेंगे हम कि लेनिन ने कहा था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, मार्क्स का भी जो आइडिया है, कार्ल मार्क्स ने भी जो आइडिया दिया है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें सब में बराबर बराबर बांट जाएंगी, अपने आप बच जाएंगी, ऐसा उनका एक अप्रोच है। तो स्टालिन ने सोचा कि भाई जब फ्यूचर में ये सब होने ही वाला है, बराबर बराबर बटेगा, तो हम एक काम करते हैं कि कलेक्टिव कर लेते हैं चीजों को। जो अमीर लोग हैं, जो कुलाक्स हैं, जिनके पास अच्छा खासा वेल टू डू पेजेंट्स हैं, तो उनसे क्या करते हैं, उनकी जमीन को, जो लैंड ओनर्स हैं उनकी जमीन को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, एक सिंगल एक कलेक्टिव फॉर्म बना लेते हैं, प्रोपोज जिसको बोला गया। और उसपे सब लोगों ने मिलकर काम किया और जो भी XYZ अमाउंट उनका प्रॉफिट आया उसको सब में बराबर बराबर बांट दिया गया। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिकली सोच तो ये है ना कि मान लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ लैंड है अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट, तो वो चाहे उसमें आप 100 लोग मिलकर के एक साथ काम करें या 10-10 में बांट के ग्रुप्स में 10-10 मिलकर के काम करें, या एक एक के ग्रुप उसमें बांट कर इंडिविजुअली 100 लोगों को काम पे लगा दें, प्रोडक्शन तो लगभग उतना ही रहेगा ना, मोर और लेस। यस सर, जितने क्रॉप निकल सकती है उतनी निकलेगी ना। हाँ, जैसे कि अगर आप चाहो तो कि एक बॉटल में अगर 3 ग्लास पानी आता है, तो या तो 3 ग्लास पानी अलग अलग भर के रख दो, या तो एक ही बॉटल में करके रख दो। बर्फ तो लगभग उतनी ही जमेगी ना, 3 ग्लास के आसपास ही, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। यस सर, है ना। तो अच्छा, इसने क्या किया कि इसने सोचा कि हम लोग, तो बेसिकली आइडिया इनका वही था कलेक्टिवाइजेशन का, कि हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल शेयर सबको दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये उस तरह से बहुत ज्यादा उसको प्रॉफिट हुआ नहीं, उल्टे एक ये आइडिया जो इनका बेसिक आइडिया था कि भाई हम सबको इंडिविजुअल लैंड होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, उस आइडिया से ही ये लोग भटक गए। ठीक है। यस सर। Yes, sir. So now can I read Lavve? हाँ लव्य बेटा पढ़ो। Global influence of RR and USSR. First, democracy was realized by the people. Second, imperialism was stopped. Third, socialist world united against capitalist. Fourth, economic planning. Russia was the first country to introduce 5 years plan होगा ना, 5 पर लिखा है, वो गलत है, 5 year plan। Yes sir. Fifth, industries and banks were nationalized. And last, Comintern was formed in 1990 to propagate the communism. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखेंगे कि
जब डेमोक्रेसी की बात की जाती है और यूएसएसआर में जो डेमोक्रेसी की बात की जाती है खास तौर से, तो वहां पर जो बेसिक चीजें अच्छी हुई हैं वो बस उसमें देखा जाए तो 5 ईयर प्लान का जो अप्रोच है उन लोग का वो थोड़ा सा ठीक है, और बैंक्स को जो नेशनलाइज किया इन लोगों ने या इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, ये एक अच्छी अप्रोच थी इन लोगों की। ठीक है, हालांकि कैपिटलिस्ट के खिलाफ थे ये लोग, सोशलिस्ट जितने भी थे, लेकिन उनके बिना इनका भी काम चला नहीं। इन लोग की भी अप्रोच वैसी ही थी। ठीक है, इन्होंने भी प्रोडक्शन की बात की, इन्होंने भी ज्यादा चीजों के पैदावार की बात की, ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने लोगों से लेना चाहा ताकि वो अच्छे से गवर्न कर सके, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग सब लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पढ़ बेटा। Yes, sir. By the end of World War II, Russia has emerged as superpower, which shows the caliber of a backward nation to emerge as superpower and gave the concept of socialism to the world. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते रशिया जो था वो बिकेम अ सॉर्ट ऑफ सुपर पावर अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज, और बेसिकली और इन्होंने इनके पास इतनी पावर आ गई थी और इनको लगने लगा था कि अब हम एक अच्छे खासे कंट्री के रूप में बन गए हैं। इसीलिए यूएस और रशिया में कैपिटलिस्ट और जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट अप्रोच है उसकी वजह से कोल्ड वॉर और ये सब चीजें हुई थी। हालांकि डायरेक्ट वॉर तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं उसे, लेकिन एक कोल्ड वॉर जरूर हुआ था अच्छा खासे लंबे समय तक। ठीक है, और सोशलिज्म नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया था। नाउ वी गो एंड अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ इट। तो कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं रीड मैं कंटिन्यू करूं बस क्रोनोलॉजी वजह से सर। एक काम करो लव्या, यस सर, शुरू के ये जो फर्स्ट चैप्टर जो पेज नंबर 10 है ना वो तुम पढ़ लो, और फिर पेज नंबर 11 पे फिर माइनस कर लो। यस सर, ओके सर। Chronology 1894 Tsar Nicholas II assumed the throne. 1898 Russian Social Democratic Worker Party formed by fractured into Bolsheviks and Mensheviks. 1900 to 1905 Economic downturn creates discontent. 1905 Russia lost to Japan. 1905 January Bloody Sunday at St. Petersburg. 1905 अक्टूबर। सर वो सेम ही है फिर दोनों में, जनवरी और अक्टूबर वाले में। गलत लिखवा दिया है। रेवोल्यूशन लिखवाना चाहिए, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन। सर मैं कंटिन्यू करूं? हाँ बेटा। यस सर। सर ब्लडी संडे में सर लोग मारे थे, संडे वाले दिन मारे थे, तभी तो उसका नाम संडे है। ओके। 1914 to 1919 World War I economic condition of Russia deteriorated. 1917 steel workers strike and bread riots by women. 22 February 1917 February Revolution, Soviet was formed. 2 March 1917 Tsar abdicated and provisional government formed and monarchy ended. April 1917 Lenin returned from his exile and declared his April thesis. July 1917 provisional government's power reduced and Bolsheviks' influence grew. July 1917 16 October 1917 military committee formed under Trotsky. 24 October 1917 Kerensky PM left Petrograd and uprising began. December 1917 again control of Bolsheviks. 1918 to 1920 the Civil War. 1919 formation of Comintern. 28 December 1922 creation of USSR, Union Soviet Socialist Republic. 1924 Lenin died. 1929 beginning of collectivization by Stalin, and 1928 to 1932 first 5-year plan. ये याद रखेंगे सब बच्चों क्रोनोलॉजी? यस सर। Yes sir. Yes, sir.
एक बार इस फ्लो चार्ट को पढ़ दे बेटा। सर मैं बोला सर 2-3 चैप्टरों के मॉडल नहीं आए, जैसे मतलब 2 जियो और 4 जियो और 5 जियो के। किस सब्जेक्ट के? सर आपके ही, मतलब जियो के, सेकंड जियो, 4 चैप्टर जियो, 5 चैप्टर जियो के मॉड्यूल नहीं है बेटा एक इस काम के लिए तो आपको कॉल करना पड़ेगा ऑफिस में, वहां पता करना पड़ेगा। सर एक दिन से निकल जाएंगे सर। हाँ जी सर स्टोर से जाके निकल जाएंगे, इकाइट पे जो स्टोर है ना उससे, ये कोर्सेज से। वहां से भी ले सकते हो, दूसरा अगर नहीं है तो मैम से बात करके वहां से भी ले सकते हो। यस सर, या तो स्टोर से या फिर कोर्सेज से। ठीक है सर, वहीं से लेता, मतलब वो 2-3 नहीं है, बस 3 जो नहीं है तो आप देख लो, अगर अपलोड नहीं हुए हैं। नहीं सर, उसमें सर सारे एनसीईआरटी एनटीएससी के क्वेश्चन भी और पीडीएफ भी एक सारे चैप्टर की। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपलोड नहीं दिखा रहा है तो मैम से बोल दो, और अगर अपलोड दिखा रहा है तो डाउनलोड कर लो। ठीक है ओके सर। चल बेटा एक बार फटाफट पढ़ दे इसको। What is Russian Revolution? Russian Revolution, culmination of long period of unrest, outcome of tussle between peasants and the king, end of autocratic rule of Tsar Nicholas II. Causes of revolution 1917, revolution of 1905, Tsar's mistake and strikes and riots by workers and peasants, fall of the provisional government, and February Revolution 1917. Russian Civil War 1918 to 1921. This was Yes, sir. Russian Civil War 1918 to 1921. This was the war because enemies against Bolsheviks arose and allies of World War I supported them. Creation of USSR 1922, Union Soviet Socialist Republic created by Bolsheviks, which was supported by non-Russian nationalities and Jadatists. Socialist Society in Russia and Stalin. Socialist Society and Russia and Stalin, economic planning, collectivization. Russia emerged as superpower after World War II. Consequences of Russian और सोशलिस्ट सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है इन रशिया कि इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की, कलेक्टिवाइजेशन का काम किया, और रशिया जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर पावर बन के इमर्ज किया। Yes, sir. Consequences of Russian Revolution. Monarch autocracy ended. Lenin applied terror. Republic was established. Russia as a communist country. Conflict and famine. Economy dropped. Farmlands distributed among the farmers. Factories given to workers. And banks were nationalized. ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए रशियन रेवोल्यूशन के। पहला तो क्या था कि जो मोनार्क था, जिसका जो हेड था वो जार निकोलस II था, वो पूरा खत्म हो गया, ऑटोक्रेसी खत्म हो गई पूरी तरह से। लेनिन ने टेरर की काफी एप्लीकेशन की है, ऑब्वियसली जार वगैरह जितने भी ये थे उन्हीं लोग को नहीं मारा गया है, बाद में तो देखा जाए जितने भी ये बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और ये लोग थे उनको भी अच्छे से खत्म किया गया है। रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश्ड। रिपब्लिक तो क्या, एक तरीके से वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पर, वन पार्टी सिस्टम एंड एवरीथिंग वाज देयर। ठीक है, तो कहने को रिपब्लिक था, जैसे कि आज चाइना में है वैसी स्थिति थी। ठीक है, रशिया बिकेम अ कम्युनिस्ट कंट्री, ऑब्वियसली धीरे धीरे उनका सोच ही वैसा था तो वही बन गए। कंफ्लिक्ट हुआ था बहुत ज्यादा लोगों के बीच में, और फेमाइन कंफ्लिक्ट हमने ऊपर पढ़ा था, याद है, ग्रीन्स और व्हाइट्स और आर्मी सोल्जर्स और ये सब। और फेमाइन भी आ गया तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो गई, और उसके से इकोनॉमी ड्रॉप होकर गई। ठीक है, फार्मलैंड्स जो थी वो फार्मर के बीच में बांटी गई, हालांकि बाद में उसको कलेक्टिवाइजेशन के नाम पर इकट्ठा करके फिर लोगों का काम करवाया गया। फैक्ट्रीज जो थी वो वर्कर्स के नाम पर दे दी गई, लेकिन बाद में प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया गया चीजों को, वैसे फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। एक अच्छी चीज थी कि बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, वो भी हालांकि उनकी अप्रोच यही थी कि हम जो इकोनॉमी है उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, जो इकोनॉमिक पावर है उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, ताकि हम अच्छे से गवर्न करते रह सके लंबे समय तक। ठीक है,
आपका रशियन रेवोल्यूशन खत्म। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप बताओ और नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं, किसी को कुछ आइडिया है? एक बार सब लोग ना, जितने भी बच्चे हैं, चाहे A1 के हों B1 के हों, ये सैंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, इनको एक बार सब लोग पढ़ लिया करो ध्यान से, क्योंकि आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो। जैसे कि 1970 में जार की जो ऑटोक्रेसी थी वो कैसे कोलैप्स हुई, क्यों कोलैप्स हुई, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका लिस्ट बनाने का काम है, ठीक है। फरवरी रेवोल्यूशन का क्या सीन है, इफेक्ट्स क्या हुए। सर ऐसे भी आ सकते हैं लिस्ट बनाने वाले? कुछ भी आ सकता है, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि पहले कौन सा आया, बाद में क्या हुआ, बिल्कुल पूछ सकता है। आप ये भी पूछ सकता है कि जार की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, फरवरी रेवोल्यूशन का क्या सीन था, अक्टूबर रेवोल्यूशन को उसने कैसे क्या किया, हैंडल अच्छे से किया नहीं किया, क्या हुआ, वो पूछ सकता है बिल्कुल आपसे। यस सर। ठीक है, 1905 से 1917 तक का जो सफर था वो कैसा रहा उसका, उसको बताइए क्रोनोलॉजी में, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये सारा, इसके अलावा ये जो वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो MCQ बेस्ड होते हैं, इनको अच्छे से कर लेंगे। ये टर्म मैंने काफी चैप्टर में दे रखा है, आप देखेंगे तो बोल्शेविक्स कौन थे, मेंशेविक्स कौन थे, ठीक है, सफडम कौन है, ज़ैगडिस का क्या थे, डिपोर्टेड का क्या मतलब होता है, ठीक है, सफरगेट मूवमेंट क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें मेजनी का क्या सीन था, वो कौन था, ठीक है, इसने यूनिट, ये तो क्वेश्चन यहाँ का शायद नहीं है, ये तो इटलियन यूनिफिकेशन का है, ओके, ठीक है। फिर सेकेंड इंटरनेशनल का क्या सीन था, एप्पल थीसिस किसने लॉन्च की, क्या था उसका क्या मतलब था, ठीक है, कितने पार्ट्स थे उसके, ठीक है, बेसिक डिमांड्स क्या थी उसकी, किसने लॉन्च की थी, कब लॉन्च की थी, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन इसमें देखो, ये दे रखा है, स्टेट एनी वन आइडिया ऑफ लिबरल्स। इसको, ये वन आइडिया है क्योंकि उसमें सिंगल नंबर का क्वेश्चन है ये, इसी को बढ़ा करके आपसे 3 आइडियाज पूछ सकता है, या 5 आइडियाज पूछ सकता है, या 10 आइडियाज पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि व्हाट वर द मेजर आइडियाज ऑफ लिबरल्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी लिबरल्स वांटेड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, रेडिकल्स का भी पूछ सकता है ऐसे ही। ठीक है, कंजर्वेटिव्स का भी पूछ सकता है, कैसे सोसाइटी चाहते थे कंजर्वेटिव्स। ये पूछ सकता है कि इन तीनों में से कौन जो थे वो जार को सपोर्ट करते थे, ऑटोक्रेसी को सपोर्ट कर सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है क्वेश्चन के टाइप पे। तो ये क्वेश्चन हम पढ़े रहेंगे, क्वेश्चंस की किस तरह से बनते हैं, पुराने आए हुए क्वेश्चन इसमें है, CBSE के दिए हुए पुराने क्वेश्चंस हैं, NTSC के दिए हुए पुराने क्वेश्चंस हैं, वो एक बार सबको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हर चैप्टर के, ये नहीं कि सिर्फ मैंने रशियन रेवोल्यूशन के समय पर बोला तो सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन ऐसा पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आप देखेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, या आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, सबका आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग कह रहा था। गुड इवनिंग, अच्छा टाइम हो गया क्या? ओके, हाँ, ऑलमोस्ट 2 ही मिनट बचे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस चैप्टर में, जो B1 वाले बच्चे हैं खासतौर से? नो सर। वैभव, क्रिश, जैद? नो सर। अच्छा, A1 वाले बच्चे किसी को कुछ? सर अगर हमसे पूछते हैं कि फाइंड द डिफरेंस इन आइडिया बिटवीन लिबरल्स एंड डेमोक्रेट्स, तो सर हम क्या कह सकते हैं? इसमें मैंने क्वेश्चन बना के दे रखा है, ये आप देखो। ठीक है, ओके। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आप ढूंढोगे, आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके सर। तीनों के आइडियाज में डिफरेंस, कंजर्वेटिव्स और डेमोक्रेट्स एंड लिबरल्स, वो प्रॉपर एक बना के दिया हुआ है। ठीक है, गुड इवनिंग सर, बाय सर। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही कर लेते हैं।
Good night, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good night, बच्चों. गुड नाइट सर. Thank you, sir. Good evening, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good evening, sir. Bye, everyone. Good night, everyone. Bye. Bye, everyone.